मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेंगी। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक सेक्टर G6 और 7 में 9 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस सुबह 1 से रात 10 बजे तक, जबकि सेक्टर I-10 और मुल्का इलाकों में 9 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। आपको 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है ओवरऑल उससे आगाह कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सेक्टर G6 और 7 में 9 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस सुबह 1 से रात 10 बजे तक, जबकि सेक्टर I-10 और मुल्का इलाकों में 9 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। कि मेरे पाकिस्तान में दो लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है। उनके लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून और गरीबों मजदूरों के लिए और अमीरों के लिए सहाफत और मजदूरों के लिए लफाफा साफी। मैं कहता हूँ ख्वाजा सबका बाप भी ऐलान करेगा, वो क्या करना चाहेगा। उसने जो किया सो किया। 13 जमातें जुर्मदार है मेरे मुल्क में, 13 जमातों ने मेरे गरीब का खून छोड़ा है। पीडीएम ने मेरे बच्चों को दिवालिया किया है, पीडीएम ने मेरे बच्चों से तालीम छीनी है। फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, सिंध के बाद तूने मेरे पंजाब के बच्चों का हाल बुरा किया शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। अभी मुहर्रम का त्यौहार खत्म हुआ, जो कि मुस्लिमों के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है, लेकिन इस त्यौहार में भी पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल रहा और मुस्लिमों के लिए वहां पर कोई सुविधाएं नहीं दी गई। इसके अलावा उन पर काफ़ी सारे जुल्म और जाति करने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, ऐसा वहां के न्यूज़ से पता चल रहा है। मुहर्रम इसके अलावा भारत व पूरे विश्व में जहाँ भी मुस्लिम है वहाँ पर मनाया गया होगा, और भारत में तो किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, ना ही कभी नेट संचार बंद किया गया, ना ही कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति दिखाई गई कि जिससे आम आदमी को त्यौहार मनाने में कोई समस्या खड़ी हो। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ अभी तक मुहर्रम के दिन तक नेट सेवाएं, मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई, पूरे देश में आर्मी लगा दी गई ताकि ये त्यौहार मनाया जाए। वो लोग खुलकर ना मना पाएँ बहुत ढंग से, इसीलिए पूरे देश में आर्मी को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा धारा 144 भी लगा दिया गया ताकि कोई भी अगर इधर उधर ज़्यादा जिसको चाहे पुलिस या मिलिट्री पकड़ कर जेल में बंद कर सके। अपने हिसाब से ही वो लोग त्यौहार भी वहाँ पर मनाने की परमिशन अपने आवाम को देते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित हो रहा है कि हाँ, पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है। वहाँ खुद उनकी आवाम के लिए भी वो उन्हें आज़ाद नहीं रखना चाहते हैं, बस उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो इस्तेमाल वो अपने हिसाब से ही करेंगे। और भारत व विश्व के ऐसे जगहों पर जहां मुस्लिमों की संख्या कम है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और काफ़ी नेशनल तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से, इंटरनेशनल तरीके से वो बताते हैं कि हाँ, सब दुनिया में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन अपने खुद के देश में वो कितना जुल्म कर रहे हैं, इस बात पर उन्हें कोई भी शर्म या हयात नामक चीज़ उनको तो आती ही नहीं है। भाई बात यह है कि ज़रूरत इंसान की जो होती है ना, वो अगर पूरी ना हो तो इंसान परेशान ही रहता है। ठीक हो गया। हालात अगर आपका साथ ना दें, और ख़ास करके बाज़ार, यानी कि आपका कारोबार आपकी ज़िंदगी होता है, उससे आपने अपने पूरे घर को मेंटेनेंस करना होता है, खुद को करना होता है, अपने बच्चों को करना होता है, और आपकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी होती हैं। अगर हमारे पास खरीदार नहीं ना होगा, या पूरा बाज़ार का व्यू देखें, सारा इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। अगर कैमरामैन दिखाएं, ये बड़ा मशहूर बाजार है, बड़ा फेमस बाजार है पाकिस्तान में, लेकिन ये जिस तरीके से सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है, इधर से आप कारोबारी हजरात और जो यहाँ के शॉपकीपर हैं उनकी सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। आप यकीन करें, जो शॉपकीपर्स है ना, उनकी जो दुकानदार जिनके पास वो काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, उन्होंने एक 1.5 माह की तनख्वाह जो ना ईद के बाद से अब तक वो रोक ली हुई है कि भाई आपके सामने आप सेल करोगे तो हम आपको देंगे। मुहर्रम उल हराम का आगाज, माह मुकद्दस के एहतराम में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। दफा 144 के तहत पाबंदियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन का इतलाक आज से 2 माह तक होगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में मुहर्रम उल हराम के एहतराम में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दफा 144 नाफिज कर दी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मुझे तो नहीं किसी ने अभी तक ये खबर पहुंचाई कि कोई ऐसा दावेदार पैदा हुआ है दुनिया में। और पाकिस्तान की सिटीजनशिप क्या करेंगे लेके? पाकिस्तानी तो पासपोर्ट अब दुनिया का चौथा वीकेस्ट पासपोर्ट करार दे दिया गया है। इंडिया को 57 मुल्कों में बगैर वीजा इंडियन पासपोर्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो सिटीजनशिप, आई डोंट नो कि सिटीजनशिप से किसी को क्या फायदा होने जा रहा है। जो लेगा सिटीजनशिप, सबसे पहले तो वो इज्तिमाई जो कर्जा है उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। जितना भी लाख 1.25 लाख
का मकरूज है, हर शहरी पाकिस्तान का। तो जो सिटीजनशिप लेगा वो भी तो मकरूज हो जाएगा स्ट्रेट अवे। जी, मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है, मैं बताता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशिया खुर्दोनोश की चीजों को लेता हूँ। मेरा मुतालबा आपसे, मेरी इल्तिजा है यार, सुने, आप गरीब के दुख दर्द को समझें। ये एक तबका है 10% जो आपको दिवालिया मुल्क में भी बड़े बड़े ब्रांड में खरीदारी करता हुआ खाता पीता नजर आएगा। हाँ, आपको नजर नहीं आएगा ना तो गरीब का बच्चा अच्छे लिबास में नजर नहीं आएगा, अच्छे स्कूल में अच्छे स्कूल में तो भैंसें बंधी हुई हैं, स्कूलों में जागीरदारों ने, एमएनए एमपीए ने सरकारी स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, जिसका हर उस स्कूल में अंदर बच्चे जितने में उसका 7,000 रुपया खर्चा गवर्नमेंट देती है। मुहर्रमुल हराम के एहतराम में खुलेआम एम्पलीफायर और स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा असलहा की नुमाइश पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद में तमाम किस्म की मजालिस, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मजालिस या कोई भी दीगर सरगर्मी इंतजामिया की इजाजत से मशरूत होगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में स्टोन क्रशिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा इस्लामाबाद फायरवर्क और मजहबी पम्फलेट वगैरह तकसीम करने या ग्रोही इंतशार फैलाने पर पाबंदी होगी। अखबारात में कुरानी आयात और दीगर अशिया पर प्रिंट की जाती हैं, उनकी बेहुरमती करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हर किस्म की वॉल चौकिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मुझे लाकानूनियत मिली, 280 का डीजल मिला, मुझे एजुकेशन मिली नहीं, मैंने खरीदी है। मुझे इलाज मिला नहीं, मैंने खरीदा है। मैंने इंसाफ मुझे मिला नहीं, इस मुल्क में इंसाफ है नहीं, मैंने झूठे मुकदमात का सामना किया, मेरा कानून बिका, मेरी अदालतें बिकी। गरीब के लिए, अमीर के लिए रात को 12 बजे खुली और गरीब के लिए दिन को भी इंसाफ नहीं, अमीर के लिए रात को भी खुलती है। अच्छा, ठीक है ना। बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ना तो पाकिस्तान को मुखलिस वजीर आजम चाहिए, मुखलिस हुकूमत चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी हुकूमत चाहिए जो अपने पल्ले से लगाए पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, फिर तो वो होगा ना मुहिब्बे वतन, फिर तो वो होगा ना हुक्मरान, उसको फिर हुक्मरान भी मानेंगे कि वो अपने पल्ले से लगा रहा है। ये पैसे इन्होंने किधर ले जाना है? सिकंदर आजम ने भी इतनी दुनिया पे हुकूमत की थी ना, तो जाते वक्त वो खाली हाथ ही गया था, उसको पता था मैं साथ लेके जा ही नहीं सकता कुछ भी। तो ये लोग भी कर लें, जितना माल इकट्ठा करना चाहते हैं कर लें, दुनियावी आखिरत का माल काम आना आगे। आप ज्यादा दूर ना जाएं, डेली फिल्टर से पानी लेके आके हम पीते हैं, यानी कि अभी हम कैश पे नहीं ले रहे। ठीक है। ये लाहौर को भी इन्होंने कराची बना दिया होगा भाई, वहाँ तो सदियों से, हम बचपन से जब से आंख खोली है ना देखने के कराची पानी की शॉर्टेज, पानी की समुद्र के साथ उन्होंने ऐसा फिल्टर नहीं लगाया आज तक किसी भी हुक्मरान ने। सब झंडे पकड़ लेते हैं, डंडे पकड़ लेते हैं, नारे लगाते हैं, पार्टीबाजी बना ली हुई है, लेकिन मुखलिस कोई नहीं है मुल्क के साथ। खुदारा मुझे ये बता दें चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। मैंने कहा गरीब का बच्चा जब दूध से तरसेगा, रोटी से तरसेगा, तो ये रक्षा भी दरियाओं में चला देंगे। ये लाहौर की सड़कें हैं, फिर भी एटम बम क्या चीज है? एटम बम क्या चीज है? एटम बम तो हमारा है ना। खुदाला हो, पाकिस्तान को बचाओ, मेरे मुल्क को खुदकशियों से बचाओ, माओ के बेटों को बचाओ जिन्होंने अब खुदकशियां करनी है, मेरे बूढ़े वालिदैन को बचाओ, मेरी बहनों को बचाओ, इज्जतें बचाओ, हमारी अस्मतों को बचाओ, मेरे बच्चों को दूध नहीं मिलेगा उसको गुर्बत से बचाओ, उसको महंगाई से बचाओ। खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करो, रहम करो, रहम करो। वज़ारत दाखिला का मुहर्रम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला, आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला किया गया। जी बिल्कुल, सुबह की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी और उस पर वज़ारत दाखिला ने काबीना की मंजूरी के बाद मुहर्रम हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने के हवाले से नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी कर दिया है। आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फौज जो है वो तैनात की गई है। बताया गया है कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर मुल्क के इलाकों में जो है फौज तैनात रहेगी। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कितनी फौज की नफरी कहाँ पर तैनात रहेगी ये GHQ फैसला करेगा। तमाम इस हवाले से बाज़ाब्ता जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि वो ज़राअत फौज ये करेगी नहीं, फौज तो ये कर रही है। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जागीरदार कौन है? फौज है। सबसे ज्यादा जमीनें ज़रई भी और रिहायशी भी वो फौज के पास हैं, और फार्म्स हैं, मिलिट्री फार्म्स हैं,
हर जगह। ओकाड़ा में सब बहुत बड़ा मिलिट्री फार्म है, वो वहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर का जो डेयरी फार्म सिस्टम है वो सारा इनके कंट्रोल में है। तो ये नहीं कर सकते कुछ भी। मशीनरी कहाँ से लाएंगे, बीज कहाँ से लाएंगे, फिर बिजली कहाँ से लाएंगे? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वही आप पूरी नहीं कर पा रहे तो आप जो मर्जी करें, कुछ भी नहीं कर सकते। 13 जमातों के साथ साथ तमाम सियासतदान, जो सियासी पार्टियां निकली हैं उनके लिए नहीं, बाकी सियासतदानों की गैरत जागे पाकिस्तान के लिए। और जो अवाम है ना, ये बेहिस हो चुकी है। ठीक है, ये कहते हैं लितर मारन ली बंदे बता दो, छेती छेती लितर मारो। सुनो पाकिस्तान के बसने वालों, तुम्हें लितर मारने वाले भी अब नहीं मिलेंगे, लितर मारने वाले भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें लितर मारेंगे कि कमा के लाओ, हम भूखे बैठे हैं, नहीं तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। डॉलर दे रहे, वो कहते पहले IMF से, ओ भाई कैसे चाहे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि मेरा पाकिस्तान स्टेबल हो, एटमी ताकत बाकी रहे। इस्लामिक कंट्री नहीं साथ खड़े, यूएई अपना कह रहा है कि भाई हम उस तरीके से नहीं, आप कोई ग्रंटर लेके आए। चाइना की अगर बात करें, हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ। मेरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे PSL हुआ, उसका इफ्तिताह डांस से हुआ। फीफा का हुआ वर्ल्ड कप, कुरान की तिलावत से हुआ। अल्लाह इनको मारेगा। इसने मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कंजरों का पाकिस्तान बनाया इन लोगों ने। अल्लाह इनसे पूछेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में चूंकि पाकिस्तान आर्टिफिशियली बनाया गया, यहाँ कोई उस तरह का रेवोल्यूशन नहीं आया जिसके नतीजे में अंग्रेजों से आज़ादी हासिल हुई हो। और फिर यहाँ की जो मकामी जो ताजर तबका है, अर्बन बुर्जुआजी जिसको बोलते हैं, शहरी दरमियाना तबका या शहरी सरमायादार तबका, वो इनकलाब के नतीजे में इक़्तिदार में आया और उसने यहाँ जागीरदारी निज़ाम का खात्मा किया हो। लिहाजा यहाँ पे सरमायादार तबका कमजोर है। वो जो नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लाने के लिए जो विल होती है और जो सरमाया दरकार है, वो इनके पास कभी था ही नहीं। इसीलिए ये आलमी मंडी में एक बहुत कमजोर पोजीशन में शामिल हुए और ज्यादातर फिर ये कमीशन एजेंट और सहूलतकार मल्टीनेशनल कंपनीज के सहूलतकार रियासतें बनी। तो ऐसे में फिर फौज जो है, अफ्रीका के कई ममालिक में फौज, सूडान में है और दूसरे मुल्कों में जो फौज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन होने की वजह से वो एक पैरेलल इकोनॉमी साथ साथ अपने खड़ी कर लेती। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की जो इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर है, जबकि फौज की जो कॉरपोरेट इकोनॉमी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी सीमेंट से लेके, बैंकों से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, सीरियल बनाने से लेके, हर चीज जो है सेक्टर इकोनॉमी का है वो फौज उसमें मजबूत है। और तकरीबन $100 बिलियन साल की जो है वो उनकी प्रोडक्शन और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो है। तो ऐसे में फिर कॉरपोरेशंस जो होती हैं वो जब इतनी स्ट्रांग हो जाएं तो वो फिर ये मेक श्योर करती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसी ना आए जो उनके कॉरपोरेशंस पे टैक्सेशन लगा दे या उनके कॉरपोरेशन के मुकाबले पे प्राइवेट सेक्टर को इतना इनकरेज कर दे कि वो मंडी में बड़ा हिस्सा वो ले जाए। तो वो फिर लॉबिंग करते हैं और लॉबिंग के जरिए अपनी मर्जी की सरकारें लाते हैं। और यही आज तक पाकिस्तान में हुआ है। और हर सियासतदान पाकिस्तान का इसीलिए एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कहता है कि फौज जो है वो अजीम है और पाक फौज ये है और पाक फौज वो है, क्योंकि वो उनको ये आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं ताकि इनको इक़्तिदार में लाएं। और फिर फौज को कोई छेड़ता नहीं है। अब IMF ने कितना जोर लगाया 2.5 साल कि आप जो है फौज पे, बिजनेसेस पे टैक्स लगाएं, नहीं लगाया। आखिर IMF ने तंग आके लोन दे दिया कि ये डिफॉल्ट हो गए तो IMF को ज्यादा बड़ा पैकेज देना पड़ेगा, तंग आके। तो ये वजह है कि फौज जो है वो यहाँ हावी है और यहाँ पे वो सियासतदान, तहरीक या सियासी तबका पैदा नहीं अभी तक हो सका